बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों आज के इस वीडियो में हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी PAT 2018 का पेपर सॉल्व कराने हैं वाले हैं। बच्चों आज के जो पेपर है उसमें हम एग्रीकल्चर के जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्यूशन करेंगे और अच्छी प्रकार से उनको देखेंगे किस प्रकार से आपके ओल्ड जो एग्जाम हुआ है 2018 का उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो बच्चों इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि उससे हमको पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल पर अभी चल रहे हैं और हमको कितना और पढ़ना पड़ेगा जिससे हम PAT का एग्जाम क्रैक कर सकें। ठीक है छात्रों, तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ ही देर में, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों देखिए, आप सबसे पहला प्रश्न टॉपिक आपका एग्रीकल्चर का रहेगा और देखिए पहला प्रश्न, खरपतवार के जैविक नियंत्रण में जैव कारक को निम्न प्रकार का होना चाहिए। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड द बायो एजेंट मस्ट। कहने का मतलब है जो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं ना खरपतवारों का, उसमें जैविक नियंत्रण के लिए जिस जीव का हम प्रयोग करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए। केवल परभक्षी से मुक्त हो, केवल प्रजनन क्षमता युक्त हो, मारने या केवल एक होस्ट को प्रभावित करने वाला हो, और चौथा आपका उपयुक्त सभी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों बताइए, कैसा होना चाहिए बायो एजेंट, तो उपयुक्त सभी। ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चों, ये सभी गुण होना चाहिए आपके बायो एजेंट में यानी जैविक कारक में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सेकंड वाला बच्चों, 1 हेक्टेयर बेल्लारी एक प्याज की वैरायटी है कि खेती के लिए वांछित बीज दर क्या है। बच्चों ध्यान रखें, बेल्लारी प्याज की एक वैरायटी है, उसके लिए सीड रेट क्या होना चाहिए। 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, चौथा है 10 किलोग्राम। आंसर सही क्या है, 10 किलोग्राम। जी हाँ बच्चों, बेल्लारी मतलब जो बीज होता है ना वो 10 किलो बीज चाहिए प्याज का। आप सोच रहे हो सर प्याज ही लगाते हैं हमारे, उसका बीज भी आता है, ठीक है ना, तो 10 किलो बीज चाहिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका, मृदा को खोलने और ढीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता है। तो मृदा को खोलने और ढीला तो मतलब हैरो है वो, या दूसरा कुदाल इसको हो बोलते हैं, तीसरा प्लाऊ, चौथा है कल्टीवेटर। आंसर सही होगा प्लाऊ। प्लाऊ एक ऐसा यंत्र होता है जो मिट्टी को बहुत नीचे गहराई से खोदता है और उसको ढीला कर देता है। ठीक है, प्रश्न चौथा बच्चों आपका, हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा उपकरण है, उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 थर्मामीटर, नंबर 2 बैरोमीटर, तीसरा है रिचर स्केल, चौथा है एनीमोमीटर। आंसर सही क्या हुआ, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हम हवा की गति मापते हैं, क्या मापते हैं, स्पीड ऑफ विंड। क्लियर। चलिए पांचवा प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न आपका 2018 PAT में पूछा गया है, प्राथमिक मृदा कणों का विन्यास और एक निश्चित परिभाषित पैटर्न में उनकी समग्रता क्या कहलाती है। प्राथमिक मृदा कणों के विन्यास और एक निश्चित परिभाषित पैटर्न में उसकी समग्रता क्या कहलाती है, उनकी समग्रता। उपरोक्त में से कोई नहीं, संरचना, बनावट या समग्र, स्ट्रक्चर, टेक्सचर या एग्रीगेट, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। संरचना की परिभाषा है, मृदा की संरचना क्या किसे कहते हैं, देखिए मृदा संरचना ये डेफिनेशन दे रखी है। क्लियर। चलिए छठवां प्रश्न है बच्चों, ए आपका एनिमल हस्बेंड्री से है कि सवाई चाल नस्ल का विशिष्ट गुण क्या होता है। सवाई चाल एक कौन सी नस्ल की विशिष्ट गुण है, अमृत महल का, थार पारकर का, गिर का या कॉकरेज का। जी हाँ छात्रों, तो सवाई चाल के नाम से जाना जाता है कॉकरेज नस्ल को। कॉकरेज नस्ल के बैल ऐसे होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं, इन्हीं को सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे सातवें प्रश्न की ओर बच्चों। सातवां प्रश्न है आपका ये स्क्रीन पर, मृदा को कणिकायन बनाने में शामिल सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। मृदा को कणिकामयन, कणिकामयन ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन सॉइल ग्रेनुलेशन आर। तो बच्चों एक छछूंदर है, दूसरा है कवक, तीसरा चींटी, चौथा है केंचुआ। जी हाँ बच्चों, केंचुआ मिट्टी को कणकायन यानी ग्रेनुलेशन बनाता है। आपको पता है केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है जो कि मिट्टी में पाया जाता है, जो कूड़ा करकट को खाकर और मल के रूप में एक कणका में मिट्टी का निर्माण करता है। बहुत अच्छे। आठवां प्रश्न है बच्चों आपका, जैम बनाने में फल के रस का कितना भाग आवश्यक होता है। तो जैम बनाने के लिए फल का रस 45%, दूसरा 30%, तीसरा 35%, चौथा है 40%। तो आंसर क्या होगा,
45%। जैम बनाने के लिए 45% फल के रस का भाग आवश्यक होता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नवा बच्चों, मिट्टी की बनावट रेत और चिकनी मिट्टी के सापेक्ष अनुपात को दर्शाती है कौन? मृदा यानी सॉइल, सिल्ट, रॉक, स्टोन। इंग्लिश में पढ़िए वो समझ में आ जाएगा, गाद आपने सुना ही नहीं होगा। सिल्ट, तो बच्चों आंसर क्या है? सिल्ट। मिट्टी की बनावट रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी क्ले के सापेक्ष अनुपात को दर्शाती है। बहुत अच्छे, काफी अच्छा आपका क्वेश्चन है, इसमें बहुत समझने लायक है प्रश्न जो कि पीएटी में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शब्द कृषि के अध्ययन में शामिल है। क्या क्या शामिल है? केवल पशुपालन शामिल है, केवल मत्स्य पालन, केवल फसल उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको एग्रीकल्चर के अंतर्गत आपकी सभी चीजें आती हैं। द स्टडी ऑफ द टर्म एग्रीकल्चर, क्योंकि एनिमल भी आता है, मछली पालन भी आता है और क्रॉप प्रोडक्शन भी आता है। इन सभी का अध्ययन हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 11वां प्रश्न है बच्चों आपका, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इस शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है बताइए? नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद या भोपाल? आंसर सही है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में आपका नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। प्रबंधन का जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है वो आपका कहां पर है? मैनेजमेंट आपका हैदराबाद। बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है बच्चों आपका, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा यंत्र है? तो सापेक्षिक आर्द्रता, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, थर्मोमीटर है या पायरेनोमीटर, थर्ड है बैरोमीटर और फोर्थ है हाइग्रोमीटर। तो बच्चों बताइए आप, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर सही होगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। 13वां प्रश्न काफी बड़ा प्रश्न है और इसको अच्छी प्रकार से आपको समझना होगा कि पौधे को विकसित करने या पौधे को पशुओं, पक्षियों, मेहराब इत्यादि की जैसी आकृति प्रदान की कला है। पौधा बार बार छटाई के लिए सहज अनुगामी होना चाहिए तथा अधिक वनस्पति वृद्धि के साथ नमी होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? वीथी यानी एवेन्यू बोलते हैं, या आर्बोरिटम यानी वृक्षोद्यान बोलते हैं, या टोपियारी। बहुत अच्छे इंग्लिश वर्ड। और उद्यान प्रसाधन, उद्यान प्रसाधन हिंदी वर्ड है जो कि समझ नहीं आ रहा है। जबकि एक वर्ड में आपको पशु पक्षियों, जैसे जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कि जैसे कोई गार्डन बना हुआ है तो गार्डन में देखना होगा कहीं इंसान का वो बना दिया, उसको कटिंग कर दी, कहीं पे पशु पक्षी, कहीं मोर, कहीं किसी का। तो ये जो बनाई जाती है ना, कला जो बनाई जाती है ना, वो आकृति दी जाती है ना, उसको ही टोपियारी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपियारी। ये याद रखना, इंग्लिश वर्ड। हिंदी वर्ड तो भूल जाओगे आप लोग। उद्यान प्रसाधन ये क्या होता है? चलिए 14वां प्रश्न है आपका बच्चों, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, पहला है आपका अवरोधन, दूसरा है बाढ़, तीसरा है शुष्कन, चौथा है ढेल बनना यानी क्लोडिंग बोलते हैं। जबकि ड्रिप सिंचाई की प्रणाली की सबसे प्रमुख समस्या है क्लोगिंग। ध्यान रखना, क्लोगिंग मतलब अवरोधन हो जाता है ड्रिप सिंचाई, क्योंकि उसका क्या होता है, जो बूंद बूंद पानी निकलता है ना, उसमें क्लोगिंग, अवरोधन, पानी निकलता नहीं है कई बार। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है आपकी ड्रिप इरिगेशन की। चलिए 15वां प्रश्न है बच्चों, भारतीय मृदाओं में सबसे कम पाया जाने वाला प्राथमिक पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्व 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है ना? तो एनपीके में से सबसे कम पाया जाने वाला प्राथमिक पोषक तत्व भारतीय मिट्टियों, तो कॉपर तो होगा नहीं, बोरोन नहीं, कार्बन नहीं, क्या होगा? नाइट्रोजन। जी हाँ बच्चों, नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व है जो कि भारतीय मृदाओं में इसकी कमी पाई जाती है। अगर इसी में पूछ लेता आपका कि बताइए सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे कम पाया जाने वाला भारतीय मृदा में पोषक तत्व है, तो वो है आपका जिंक। ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां बच्चों, पृष्ठ तनाव मापी टेंसियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित मापन के लिए किया जाता है। टेंसियोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखो, हिंदी तो बहुत कम समझ में आती है कई बार, लेकिन इंग्लिश वर्ड बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। टेंसियोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो बताइए, रिसाव दर, या सॉइल वाटर पोटेंशियल, या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, या ओस्मोसिस। वैसे टेंसियोमीटर का उपयोग मेरे हिसाब से सॉइल वाटर पोटेंशियल मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए आंसर क्या है, बिल्कुल बच्चों, सॉइल वाटर पोटेंशियल, मृदा जल क्षमता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है आपका बच्चों,
मृदा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मृदा की गुणवत्ता केवल भौतिक गुणधर्मों पर डिपेंड करती है, केवल रासायनिक गुणधर्मों पर, क्या केवल जैविक गुण पर? तो बच्चों तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, यानी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। बहुत अच्छे। 18वां प्रश्न है, द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पौधों में जल का मुख्य काम क्या है? केवल तापमान स्थिरीकरण करता है ये, टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन ओनली। दूसरा है आपका उपरोक्त सभी है, केवल टर्बिडिटी एवं संरचना बनाए रखता है। चौथा है आपका केवल पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो बच्चों आंसर सही है उपरोक्त सभी। एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जहां पर उपरोक्त सभी आ रहा है जिस भी प्रश्न में, उसका आंसर उपरोक्त सभी हो रहा है। आपने 2017 की भी पूरे प्रश्न देखे और 2018 का भी देख रहे हो, उपरोक्त सभी जिसमें ऑप्शन है उसका उपरोक्त सभी लगाया है यहाँ पर आंखें बंद की। तो यहाँ पर एक आपका, अगर आपको नहीं बन पा रहा है वो प्रश्न, तो आप यहाँ से उसको उपरोक्त सभी करके सही कर सकते हो। चलिए 19वां प्रश्न है, पिघली हुई सामग्री मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित सेलों को निम्न नामों से जाना है। सेल मतलब जानो चट्टान, जो चट्टान होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो पिघली हुई सामग्री ठंडा होती है। जब मैंने पढ़ाया है आपको चट्टान, जब आपको सॉइल साइंस पढ़ाया था पहले दिन, तो उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं, या मेटाफॉर्मिक रॉक्स ओनली कहा जाता है। तो जो पिघल करके फिर ठंडा होती है ना, उसको केवल इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? केवल आग्नेय चट्टान, उसको आग्नेय सेल कहते हैं। अब इसमें उपरोक्त सभी आया, लेकिन आंसर उसका ये सही नहीं है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है तो आप उसको सही आंसर लगा के आइए, है ना। 20वां प्रश्न है बच्चों, वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट, निम्न में से किसका सिद्धांत है? तो JSC का, या कॉर्पोरेशन का, या क्रॉप इंश्योरेंस का, या इंडिविजुअल बिजनेस का? तो ये आंसर सही होगा कॉर्पोरेशन या सहकारिता का। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किसका है? कॉर्पोरेशन का, यानी सहकारिता का। 22वां प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2018, 2013, 2017 या 2015? जी हाँ बच्चों, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सॉइल, इंटरनेशनल सॉइल आपका ईयर घोषित किया गया था। 22वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक है? तो बच्चों रासायनिक उर्वरक इनमें से कोई नहीं, सिंगल सुपर फास्फेट, किसी क्षेत्र की खाद, या बर्मी कंपोस्ट। सब लोग जानते हैं सिंगल सुपर फास्फेट SSP एक केमिकल फर्टिलाइजर है, जबकि आप कृषि क्षेत्र की खाद फार्मेट ये तो है ही नहीं सकता। बर्मी कंपोस्ट एक केंचुआ खाद है, तो सिंपल है आपका। 23वां प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट, सिंचाई में पानी सीधे मूल क्षेत्र में पहुंच जाता है किसके द्वारा? सतही सिंचाई के द्वारा, मिस्टर द्वारा, या स्प्रिंकलर द्वारा, या ड्रिप द्वारा? बिल्कुल ड्रिप सिंचाई जो होती है, बूंद बूंद सिंचाई, ये बिल्कुल जड़ क्षेत्र में जाके पड़ती है, तो इसी को आपके कहते हैं मूल क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, बूंद को। 24वां प्रश्न है बच्चों, बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होना क्या कहलाता? बहुत अच्छा प्रश्न है कि बीज में एक से अधिक अगर भ्रूण विकसित हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज नाउन एज। तो विचित्र उत्की कहते हैं, या पॉलीएम्ब्रोनी बोला जाता है, या एपोमिक्सिस बोला जाता है, या कैलस। तो बच्चों याद रखना, बहुभ्रूणता, एक से अधिक भ्रूण यानी बहुभ्रूण, बहु मतलब बहुत सारे भ्रूण से, तो उसको पॉलीएम्ब्रोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। 25वां प्रश्न है बच्चों आपका, 25वां प्रश्न देखिए आप, सफल अंतर फसल के लिए घटक फसलों की परिपक्वता में कम से कम दिनों का अंतर होना चाहिए। कितने दिनों का? 30, 20, 35, 40। तो आंसर सही होगा 30 दिन का अंतर होना चाहिए। मतलब सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग द डिफरेंस इन मैच्योरिटी ऑफ कंपोनेंट क्रॉप्स शुड बी एट लीस्ट डे, 30 डेज का आपका डिफरेंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम 26वें प्रश्न की बच्चों। 26वां प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि अंडों के दीर्घकालिक संचयन के लिए इन्हें तापमान पर रखा जाता है। फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एग्स, मतलब जो अंडे होते हैं एनिमल का आपका ये प्रश्न है। एग्स इट शुड बी स्टोरेड एट टेम्परेचर याद रखना 10 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखा जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आपका है टिलेज इज डिफिकल्ट इन टाइप ऑफ सॉइल, प्रकार की मृदा में जुताई कठिन होती है। कौन सी मिट्टी में जुताई कठिन होती है? लॉम सॉइल में, या सिल्टी सॉइल में, या चिकनी मिट्टी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? चिकनी मिट्टी। क्ले सॉइल में जुताई कठिन होती है। बिल्कुल चिकनी मिट्टी क्या होती है, जब पानी इसमें पड़ता है तो ये होती है चिकनी हो जाती है, जिससे क्या होता है ये चटक जाती है, इसलिए इस मिट्टी में जुताई करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रश्न नंबर 28 है, अपघटक जैविक पदार्थ से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर
किसका निर्माण करती है? तो साइट्रिक एसिड का या ऑक्जेलिक एसिड का या उपरोक्त सभी, एक और होगा आपका केवल कार्बोनिक एसिड का। तो आंसर है केवल कार्बोनिक एसिड का। देख लो उपरोक्त सभी, इसमें भी आंसर नहीं है। तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करें तो आपका ये भी सही हो जाएंगे। अब घटक जैविक पदार्थ से निकलने वाली CO2 जल में घुलकर आपके कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, ये ध्यान रखें आप लोग। 29वां प्रश्न है बच्चों आपका, पौधों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करते हुए वे निम्न में समूहित किए जा सकते हैं। तो केवल सूक्ष्म, केवल बृहत, केवल मूल, उपरोक्त सभी। तो आंसर सही होगा आपका उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है बच्चों आपका, नाबार्ड में अस्तित्व कब आया? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। ये आपका सब एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है और ये आया था 12 जुलाई 1982 को। जी हाँ, इसका आंसर सही है 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये भी आप लोग याद रखें। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। 31वां प्रश्न है बच्चों, ज्वार हैज रूट सिस्टम। ज्वार में मूल तंत्र होता है, कौन सा तंत्र होता है? मूल तंत्र। ओनली एडवेंसिस एंड फाइबर्स रूट्स। तो देखिए केवल अपस्थानिक जड़ इसमें पाई जाती हैं। इसका आंसर ध्यान से सुने आप लोग, ज्वार में केवल अपस्थानिक जड़ रहती हैं। 32वां प्रश्न है, साइप्रस रोटेंडस किसका बॉटनिकल नेम है? सब लोग जानते हैं, कॉमन नेम ऑफ द साइप्रस रोटेंडस तो सब जानते हैं किसका है? जॉनसन घास का, नट घास का, बरमूडा घास का, और चौथा आपका है बार्नयार्ड घास। तो आपका है नट घास। ध्यान रखें, जो मोथा होता है ना, मोथा को ही नट घास कहते हैं, और नट घास आपका जो है साइप्रस रोटेंडस इसका बॉटनिकल नेम। क्लियर? नट ग्रास बोलते हैं इसे। 33वां प्रश्न है, वनस्पति पश्चाता प्रवस्था वेजिटेटिव लैग फेज को निम्न किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल सेकंड है केवल फोटो पीरियड इनसेंसिटिव, केवल फोटो पीरियड सेंसिटिव, और चौथा है विकल्प ए और बी दोनों। तो आंसर सही है आपका केवल फोटो पीरियड सेंसिटिव। तो इस वेजिटेटिव लैग फेज इज आल्सो नोन एज सिर्फ फोटो पीरियड सेंसिटिव के नाम से इसको जाना जाता है। चौथा है बच्चों, वनस्पति अंतराल चरण चावल में अनुपस्थित होता है। द वेजिटेटिव लैग फेज इज एब्सेंट इन राइस। तो शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन चावल में अनुपस्थित होता है, या मीडियम ड्यूरेशन वाले में, या नन ऑफ एबव। तो ध्यान रखें, शॉर्ट ड्यूरेशन जो राइस होता है जिसको हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें ही आपका ये वनस्पति अंतराल चरण पाया जाता है, वेजिटेटिव लैग फेज पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये बस इतना कह रहे हैं कि वनस्पति का अंतराल चरण तो बिल्कुल पाया जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, क्योंकि चावल एक लघु अवधि वाली फसल है। 3 तरह की फसलें होती है, सब जानते हैं, लघु अवधि, आपकी दीर्घ अवधि वाली, और एक आपकी कौन सी होती है? मध्यम अवधि वाली। आगे बात करें प्रश्न नंबर 35 की बच्चों, अनपघटित हरे पौधों के ऊतकों की जुताई या इन्हें मिट्टी में पलट देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वनस्पति खाद यानी कंपोस्टिंग कहलाती है, या ह्यूमिफिकेशन, या हरी खाद जिसको ग्रीन मैन्यूरिंग बोलते हैं, चौथा है अपघटन जिसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो हरी खाद बिल्कुल बच्चों क्या होता है कि जो आपकी दलहनी या दलहनी फसलें होती है ना, इनको फूल की अवस्था पर खेत में जोत दिया जाता है, जिससे वो आपकी ग्रीन मैन्यूर का कार्य करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 36वां प्रश्न है बच्चों आपका, विशिष्ट ग्रेड वाली घी में मुक्त बसीय अम्ल ओलिक अम्ल के रूप में का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो आंसर सही है 1.4 होना चाहिए, ठीक है ना, ओलिक अम्ल के रूप में। 37 प्रश्न में जो शब्द हॉर्टिकल्चर किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सब जानते हैं, जिसके पीछे कल्चर लगाओ वो हमेशा लैटिन भाषा का होता है, और जिसके पीछे लॉजी लगाओ वो आपका हमेशा ग्रीक भाषा का वर्ड होता है। वो सिंपल है। फूड फैक्ट्री के रूप में पौधे का एक हिस्सा क्या कहलाता है? फूड फैक्ट्री क्या है? फूड मतलब भोजन कहाँ पर बनता है, फूड फैक्ट्री क्या है? तो ध्यान रखें आप लोग, फूल, जड़, पत्ती, फल, सब जानते हैं। पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और वहीं पर आपका भोजन का निर्माण होता है, इसलिए उसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 39वां प्रश्न है बच्चों आपका, पार्श्व वृद्धि को उद्दीपित करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ लोहे के शीश को हटाना के रूप में संदर्भित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो टॉपिंग, या नोचिंग, या गिर्लिंग, या बेडिंग। तो आंसर सही है टॉपिंग। बच्चों क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो जैसे हम चना की बात करें या तंबाकू की बात करें तो उसके ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है, उस क्रिया को टॉपिंग कहते हैं। क्यों काट दिया जाता है? क्योंकि उससे क्या होता है, ऊपर की जो शीर्ष शाखाएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है, ठीक है ना, और वो बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं ऊपर की मेन भाग को, ऊपर जो शीर्ष को काटने से वो बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, जिससे उसमें फूल भी अधिक लगते हैं, और जब फूल अधिक लगेंगे तो फल भी अधिक लगेंगे, जिससे जो प्रोडक्शन होगा बहुत अधिक होगा, इसलिए ठीक है ना, समझ में आ गया होगा।
40वां प्रश्न है बच्चों, निम्न विश्लेषण वाली उर्वरकों में से कम प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। द निम्न विश्लेषण वाली उर्वरकों में 50%, 30% या 40% या 60%। आंसर सही है 30%। द लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कंटेन लेस देन 30 ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। कम 30 से कम प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं निम्न विश्लेषण वाली उर्वरकों में। जो कम विश्लेषण वाले फर्टिलाइजर होते हैं उनमें 30% से भी कम प्राथमिक पोषक तत्व कौन से मैंने बताया, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास हो जाए, जो 30% से भी कम रहते हैं निम्न विश्लेषण वाली उर्वरकों में। 41वां प्रश्न है, प्रभावी जुताई के लिए मृदा की आर्द्रता की अनुकूलतम सीमा कितनी है? ध्यान रखें 25 से 50% है। 42वां प्रश्न है, ओकरा यानी भिंडी का बॉटनिकल नेम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोरिएंडरम सटाइवम, जी नहीं, ये तो धनिया का है। डेकस कैरोटा, जी नहीं, ये भी आपका गाजर का है। एवेल मोस्कस स्कुलेंटस, ये भी नहीं आपका। और नेक्स्ट है आपका सोलेनम ट्यूबरोसन, ये आपका आलू का है। तो एवेल मोस्कस स्कुलेंटस ये बिल्कुल भिंडी का बॉटनिकल नेम है। अरहर का वैज्ञानिक नाम साइसरेटियम, जी नहीं, ये आपका चने का है। कैजिनस केजान, जी नहीं, ये आपका अरहर का, बिल्कुल ये आंसर सही होगा। तीसरा टिटिकम एस्टिवम, ये चना का है। सेकेरम ऑफिसिनम, ये आपका गन्ने का, तो बिल्कुल कैजिनस केजान आपका अरहर का वैज्ञानिक नाम है। 44वां प्रश्न, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, जी हाँ, धान का है। केजेनस केजान, ये अरहर का है। ग्लाइसिन मैक्स बिल्कुल आपका सोयाबीन का है। और सोरगम बाइकुलर, ये आपका ज्वार का है। तो बॉटनिकल नेम से 3 प्रश्न बन गए, बताइए। 45वां प्रश्न है, पौधरोपण की वर्गाकार विधि फसल में अपनाई जाती है? तरबूज में, आम में, स्ट्रॉबेरी में, अंगूर में, बताइए किस में? तो पौधरोपण की जो स्क्वायर मेथड है ये इसका उपयोग किया जाता है ज्यादातर आम में, ठीक है ना। 2-3 मेथड होते हैं आपके, 4 मेथड होते हैं जनरली। स्क्वायर मेथड होता है, वर्गाकार आपका, इसके बाद त्रिभुज मेथड भी होता है, षटगुणाकार, पंचगुणाकार, इस तरीके से मेथड होते हैं। तो स्क्वायर मेथड ज्यादातर आम में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। 46वां प्रश्न है बच्चों आपका, 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करने वाले खरपतवार जाते हैं तो 2 वर्षीय खरपतवार कहलाएंगे, बेनियल बीट्स कहलाएंगे। बहुत सिंपल है। 1 वर्ष में जीवन चक्र पूरा कर लें तो 1 वर्षीय, 2 वर्ष में 2 वर्षीय, और 2 से अधिक करें तो बहुवर्षीय। 47वां प्रश्न है, खरपतवार को भूमि के स्तर से काटना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखें आप लोग, डिगिंग कहलाता है, या कटिंग, या मूविंग। लवा, ये मूविंग बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? मूविंग बोला जाता है, ध्यान रखें आप लोग। 48वां प्रश्न है, जल भराव के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधी फसल? सब जानते हैं बिल्कुल धान है, चावल है, क्योंकि चावल में अगर पानी भर दिया तो उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसको चावल प्रतिरोधी वो होगी आपकी, पानी प्रतिरोधी। गन्ने में नहीं भर सकते, हल्दी, गेहूं, इनमें तो भर ही नहीं सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल है। और आगे अगर हम बात करें 49वें प्रश्न की बच्चों, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड, परम ताप मापा जाता है किसमें? फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में, एप्रोक्स कोई नहीं, तो केल्विन में ही परम ताप मापा जाता है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर्ड बाय केल्विन, याद रखें। लास्ट 50वां प्रश्न देख लीजिए, कपास में रुई ओटने का परसेंट कितना होता है? 62, 70, 24 से 38%, 39 से 50 या 50 से 62%। आंसर सही होगा 24 से 38%। जी हाँ बच्चों, 24 से 38% कपास में रुई ओटने का परसेंट होना चाहिए। बच्चों 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ, 50 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। सभी जितने भी आपके पेट एग्जाम हुए हैं वो सभी आपको हम करा देंगे। इससे हमको ये पता चलता है, हमारा लेवल पता चलता है कि हम किस लेवल पर है और हम कितना पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी आज के इस वीडियो में, इस पेपर में ऐसे प्रश्न मिले जो हमने कभी पढ़े ही नहीं। तो बच्चों आप कैसे आपका पेपर बन सकता है ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी आपको पता चल रहा हो। इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें और मेहनत करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।